So a cell shows a life cycle, right? Extending from one division to the next. उस सेल से, एक सेल से दूसरी सेल बनती रहती है। This cell cycle is divided into 4 main phases. सेल साइकिल को 4 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया। 4 मेन फेजेस हैं। द फर्स्ट वन G1, second S, and the third G2, and fourth M. Right? These phases are collectively known as interphase. ये सारी की सारी किस में आती है बेटा? इंटरफेज। स्टार्टिंग में इंटरफेज में ये 4 पार्ट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेन सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। ये इंटरफेज प्रोसेस है हमारी। इसके के अंदर 4 पार्ट। तो फर्स्ट वन दैट इज फर्स्ट ग्रोथ फेज, इसे हम G1 से लिखते हैं। फर्स्ट ग्रोथ है ना, इसलिए हमने इसे G1 से लिख दिया। तो अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? जो फर्स्ट ग्रोथ है फेज है इज एन इंटरवल बिटवीन द सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। वो टाइम पीरियड है कि जब सेल डिवीजन होना है और रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। ठीक है। अ सेल सिंथेसाइज प्रोटीन्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इस समय क्या करती है सेल बेटा? प्रोटीन्स बनाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन चाहिए डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए। स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना इसमें, सच एज स्टोन, एंड ग्रोथ इन दिस फेज। और वो यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। अब आता है सेकेंड फेज, सिंथेसिस फेज, जिसे हम एस से लिखते हैं। इन दिस फेज अ सेल परफॉर्म डीएनए रेप्लिकेशन। ये सेल डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट ग्रोथ के बाद। ठीक है। Each of its DNA molecules uncoil into 2 separate strands. मैंने आपको जब डायग्राम दिखा रही थी डीएनए का तो डबल स्ट्रैंड से बनाती थी, है ना। अब वो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मिसिंग स्ट्रैंड। अब वो दोनों अलग अलग होकर डबल करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या होगा? A cell has 46 molecules of DNA in the S phase. अब 46 बनेंगे यहाँ पर at the start and 92 at the end, last तक. The cell then has 2 identical sets of DNA molecules. लास्ट में जो सेल है वो अलग अलग अपने 2 पूरे स्ट्रैंड बना लेती है, which are available to be divided up between daughter cell at the next cell division. अब वो स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पर रेडी हो जाते हैं दोनों कंप्लीटली। अब वो नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हुई। अब यहाँ पर क्या होगा सेकंड ग्रोथ के अंदर बेटा? द नेक्स्ट जो सेकंड ग्रोथ है इस फेज के अंदर शॉर्ट इंटरवल पीरियड बिटवीन द डीएनए रिप्लिकेशन एंड द सेल डिवीजन। अब डिवीजन के लिए प्रिपेयर, बहुत कम टाइम मिलता है इस फेज में। इन द G2 अ सेल फिनिश रिप्लिकेशन, यहाँ पर लगभग रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, एंड इट सिंथेसाइज एंजाइम्स दैट कंट्रोल द सेल डिवीजन। अब यहाँ पर एंजाइम्स का बनना स्टार्ट हो जाता है, वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। डीएनए रिपेयर ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दिस फेज। रिप्लिकेशन के बाद जो थोड़ा बहुत रह जाता है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा माइटोटिक। अब आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सेल साइकिल का डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में भी है, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो बेटा। तो यहाँ पर आपको सेल साइकिल शो की, तो G1 फेज कर देखिए, आप सर्कल से समझ सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड किसको मिलता है। ठीक है। तो G1 फेज एंड देन S फेज एंड देन G2 फेज, और उसके बाद आती M फेज यानी माइटोटिक फेज इस कंडीशन में। तो द माइटोटिक फेज इज द पीरियड इन विच अ सेल रिप्लिकेट्स इट्स न्यूक्लियस। अब वो सेल क्या करेगी? अपना न्यूक्लियस बनाना स्टार्ट करेगी। डिवाइड्स इट्स डीएनए इनटू 2 आइडेंटिकल सेट्स। अब जो डीएनए है उसके एक जैसे सेट बनेंगे। ठीक है। 1 पर न्यूक्लियस, दोनों को एक एक न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है। एंड फॉर्म्स द 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब वो दोनों सेल्स कैसी होंगी? बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल। तब हमने उन्हें क्या कह दिया? आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है। द लेंथ ऑफ द सेल साइकिल वेरीज ग्रेटली इन द डिफरेंट सेल्स। अब अलग अलग सेल के अंदर जो साइकिल है उसकी जो लेंथ है बेटा वो डिफरेंट होती है अलग अलग सेल्स के अंदर। ठीक है। तो G1 फेज टेक्स 8 to 10 आवर्स, टाइमिंग दे रखी है आपको। S टेक्स 6 to 8 आवर्स, G2 टेक्स 4 to 6 आवर्स, एंड M फेज टेक्स 1 to 2 आवर्स। क्लियर? तो अब ये बात आप समझ सकते हैं कि चेंज है यहाँ पर। स्टमक एंड स्किन सेल्स डिवाइड रैपिडली while bones and cartilage cells divide slowly. ये मेन चीज होती है बेटा। सेल्स तो सभी हैं बट सबके साथ एक जैसा डिवीजन नहीं होता। ठीक है।
स्टमक एंड स्किन सेल्स डिवाइड रैपिडली, बहुत तेजी के साथ डिवीजन होता है, जबकि कार्टिलेज और जो बोन सेल्स हैं वो इतनी तेजी से डिवाइड नहीं करती, उनमें स्लो चेंज होता है, ठीक है, स्लो डिवीजन होता है, स्लोली होती है। Some cells do not perform the cell cycle and rest in the G0. कुछ ऐसी होती है जो डिवीजन ही नहीं करती, G0 फेस में पड़े रहते हैं आराम से, है ना, which is characteristics of the cancer cells. उनमें कोई फंक्शन ही नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो यहां तक अब हम जब पढ़ के आए बेटा, तो एम फेज जो है उसके अंदर 2 टाइप्स आ जाती हैं। सेल डिविजन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। Yes, the first one mitosis and the second one meiosis. माइटोसिस में क्या होता है, सोमैटिक सेल्स आती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि सोमैटिक और गैमेट्स, तो जो जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं वो सारी की सारी, उनमें जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा, राइट। माइटोसिस इज कैरीड आउट बाय ऑल द सोमैटिक सेल्स। इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल रहेगा यहाँ पर। द डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, सारी की सारी जितनी भी सेल्स बनेंगी डॉटर सेल्स वो सबकी सब सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम होंगे, कैरेक्टर्स भी सेम होंगे, ठीक है। और मियोसिस की अगर हम बात करते हैं अब, तो मियोसिस के अंदर बेटा, मियोसिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्पस। यहाँ पर मेनली मैंने आपसे कहा था ना, सेक्स सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो वी कैन से प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स, राइट। 4 phases of mitotic divisions are recognized. Meiosis के अंदर 4 phase हैं। The first one prophase, metaphase, anaphase and telophase. Names you have to learn. 4 phases of the mitotic divisions are recognized. Meiosis में दोनों include हो जाते हैं, इसलिए in the starting prophase, metaphase, anaphase and telophase. प्रोफेज के अंदर स्टार्टिंग की प्रोसेस है। द क्रोमोसोम्स कॉइल इनटू शॉर्ट, हमने पढ़ा था कि वहां पर क्रोमेटिन रेटिकुलम बनता है, न्यूक्लियस में हमने ये पढ़ा था। जब मैंने कहा था आपसे कि सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तब ये कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स बनते हैं। नाउ दिस थिंग, इन द प्रोफेज द क्रोमोसोम्स कॉइल इनटू शॉर्ट dense rods that are easier to distribute to the daughter cell. daughter cell बनने में easy हो जाता है। Then the long delicate chromatin fibers of interphase. इंटरफेज प्रोसेस में ये क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोफेज पोजीशन आती है, फेज आती है, ये चेंज होने लगते हैं। एट दिस स्टेज अ क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 बॉडी कॉल्ड क्रोमेटिड्स। बना के दिखाया था मैंने, डायग्राम बना रही थी तब न्यूक्लियस का, क्रोमेटिड्स एज शोन यू ना, joined together at the constructed spot called the centrosome. बीच में जो जुड़े रहते थे उसको हमने नाम दिया था सेंट्रोमियर का, ठीक है। और ये जो पार्ट से जो बाहर निकले थे उन्हें हमने कहा था क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब इसके बाद द न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर, धीरे धीरे क्या होगा बेटा, जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसको हमने एनवलप बोला था, वो धीरे धीरे क्या करेगा, डिसअपियर होना स्टार्ट कर देगा ड्यूरिंग प्रोफेज एंड रिलीजेस द क्रोमोसोम्स इनटू द साइटोसोल। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस से कहाँ आ जाएंगे, साइटोसोल। एंड द सेंट्रियोल्स बिगिंस टू ग्रो अलोंग इट, और सेंट्रियोल क्या होगा, सेंट्रियोल ग्रो करना स्टार्ट कर देगी ऊपर से। माइक्रोट्यूबल्स विच आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर, मैंने जस्ट अबव द न्यूक्लियस सेंट्रोसोम बनाया था, ठीक है, ये उसके अंदर सेंट्रियोल्स थे, ये वहां की बात कर रहे हैं हम। तो वो क्या करेंगे, दोनों पार्ट एक दूसरे को डिवीजन करेंगे। इट पुट्स, वहां पर जो स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे वो उनको पुश करेंगे सेंट्रियोल्स को अपार्ट एज दे ग्रो, और वो ग्रो करते जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स ग्रो टुवर्ड्स द क्रोमोसोम्स, धीरे धीरे वो क्रोमोसोम्स की तरफ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। एंड द स्पिंडल फाइबर्स होल्ड द क्रोमोसोम्स एट द मिडल ऑफ द सेल, बीच में एक प्लेट जैसी बन जाती है बेटा, और उस पर सारे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, होल्ड हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। अब इसके प्रोफेज के बाद जस्ट जो हमारी फेज आती है दैट इज द मेटाफेज, उसमें बिल्कुल क्लियर नजर आता है। इन द मेटाफेज द क्रोमोसोम्स आर अलाइन्ड ऑन द सेल इक्वेटर, बीच में लाइन अगर बन गई तो हमने इक्वेटर बोल दिया, मिडिल में आ जाते हैं, पूरे के पूरे अलग से हमें दिखाई देते हैं। moving slightly and awaiting a signal that stimulate each chromosomes to split into 2 at the centromere. बीच में प्लेट पर जब तक वो आए हैं तब तक वो डबल है। अब यहाँ जैसे ही इनको स्टिमुलेशन मिलेगा ये सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे और पोल्स की तरफ जाने लग जाएंगे फिर,
है ना, बीच में हमने इसे इक्वेटर बोल दिया मिडिल लाइन को, तो अप साइड और लोअर साइड पोल्स बन गए एक तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये क्या करते हैं, सिग्नल का, है ना, वेट करते हैं, awaiting a signal that stimulates each chromosomes to split in two at the centromere, right? Spindle fiber now form the football shaped ray called the mitotic spindle. ये कौन भाई, अनुभव बंसल, स्पिंडल बन जाते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, अब थर्ड पोजीशन आती है हमारी, जो थर्ड फेज है दैट इज एनाफेज। इसमें क्या होगा, ये दोनों टू सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से जो दो लगी हुई है ना, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये क्या करेंगी, अब ईच अदर एट द सेंट्रोमियर की तरफ जाएंगे। ईच क्रोमेटिड इज नाउ, हर क्रोमेटिड regarded as the separate, अब वो सेपरेट होंगे, and one daughter chromosomes migrate to each pole of the cell, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट जाना स्टार्ट कर देंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ, पोल पर। जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं माइग्रेट करेंगी पोल की तरफ, और इट्स सेंट्रोमियर लीडिंग द वे विद द आर्म्स, और सेंट्रोमियर के साथ वो अपनी एक एक आर्म्स लेकर चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा लास्ट में, जो फोर्थ पोजीशन है दैट इज टीलोफेज। इन द टीलोफेज द रफ ईआर प्रोड्यूस अ न्यू न्यूक्लियर एनवेलप। मैंने आपको जब ईआर के फंक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने ये चीज आपको बताई थी, है ना, न्यू न्यूक्लियर एनवेलप बनाना स्टार्ट कर देंगे ईआर इन द पोजीशन ऑफ द टीलोफेज अराउंड द क्रोमोसोम्स, एंड द क्रोमेटिड बिगिंस टू अनकॉइल, वो अनकॉइल होने लगेंगे, रिटर्न टू द पॉइंट डिस्पर्स्ड क्रोमेटिन फाइबर, माइटोटिक स्पिंडल ब्रेक्स अप एंड डिसअपियर, वो सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, एंड ईच न्यू न्यूक्लियस फॉर्म न्यूक्लियलाई, अब उसके अंदर सेपरेट हो गया, सेपरेट न्यूक्लियस बन गए, अब उनके अंदर न्यूक्लियलाई इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड इट हैज ऑलरेडी बिगिन मेकिंग द आरएनए एंड प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। अब क्या हुआ, न्यूक्लियस भी सेपरेट हो गए, सेल का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। टीलोफेज इज द एंड ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। अब जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे और एक सेल से दो सेल्स बन जाएंगे, है ना बेटा। तो वी कैन से डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर का जो डिवीजन था न्यूक्लियस का, हमने उसे बोला था कैरियोकाइनेसिस, और जब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है तब हम उसे बोलते हैं बेटा साइटोकाइनेसिस। ये वर्ड्स हैं, वन वर्ड में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन द एनाफेज एंड एंड ऑफ द टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस भी स्टार्ट रहती है और वो स्टार्ट हो जाती है एनाफेज से, यानी थर्ड फेज से, और लास्ट टीलोफेज तक चलती है, और तब तक आते आते कंप्लीट हो जाती है, और देन वी कैन से एक सेल से टू सेल्स बन जाती है, डॉटर सेल्स बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल डिवीजन हो जाता है, क्लियर बेटा। अब यहाँ पर एक और टॉपिक दे रखा है, चैप्टर फिनिश है लगभग, स्टेम सेल्स का। स्टेम सेल्स आर द अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स, ठीक है, that can differentiate into the specialized cells and produce more stem cells through the mitosis. Mitosis के साथ सेम टाइप की सेल हम बना सकते हैं। In the multicellular organisms, stem cells are of two types, especially in the mammals. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं बेटा, तो नॉर्मली मैमल्स टू टाइप्स की हैं आपके पास, ये भी आपको मालूम है, एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट। टू टाइप्स आर देयर, एम्ब्रियोनिक एम्ब्रोय के अंदर, तो इन द ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उस पोजीशन को हम, स्टार्टिंग में जो बना होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियो के बाद, तो इन द ब्लास्टोसिस्ट फेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उस फेज में ब्लास्टोसिस्ट फेज है, वहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द वीक ओल्ड एम्ब्रियो, क्योंकि उस समय बहुत वीक होता है एम्ब्रियो, उससे सेल्स डिराइव्ड होती हैं, ठीक है, जनरली 4 और 5 डेज ओल्ड जो एम्ब्रियो तब की बात करें, द स्टार्टिंग पीरियड, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर द सेल्स ऑफ द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, अंदर की साइड में जो है बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, ठीक है। इन दिस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो 50 to 150 सेल्स आर प्रेजेंट ओनली,
and these stem cells can develop all the derivatives of the cells. More than 200 types of the cells are differentiated from stem cells in the adult human body. इतना सब कुछ है कोर्स में तो, बट मेन हेडिंग तक आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है बेटा। अब इसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट भी दिया है एडल्ट स्टेम सेल, तो ये भी हमें मालूम जब एडल्ट हो जाएगा। एडल्ट और सोमैटिक सेल की बात करते हैं। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी टिश्यू एज वेल एज द ऑर्गन्स। जब टिश्यू बन गए तो ऑर्गन्स भी बनेंगे, और ऑर्गन्स तो देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन, बोन मैरो, ब्लड एटसेट्रा। Adult stem cells can be taken by different methods. कहाँ से बनेंगे, है ना? तो from the bone marrow by drilling into the bone, from the adipose tissue by liposuction, from blood cells का बनना होता है बेटा इनके थ्रू। ठीक है, adult stem cells. Stem cells can also be taken from umbilical cord, blood जस्ट आफ्टर बर्थ। आपने अभी आप 11th में आओगे तो पूरा इसका एक चैप्टर दे रखा है, अभी आप इतना ही समझ लो, वहां पर उन्होंने बताया पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, है ना बेटा? तो चलिए इतना अभी 9th के लिए काफी है। एडल्ट स्टेम सेल्स आर जनरली यूज्ड इन द मेनी मेडिकल पर्पसेस, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, एक टॉपिक और दे रखा है आपका एपोप्टोसिस, नेचुरल सेल डेथ, कि सेल कैसे खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है सेल की। The cells of the body are the members of the highly organized community in which the total number of the cells is regulated not only by the rate of the cell division but also by the rate of the cell death. आपको ये पता है कि कुछ सेल्स बनती रहती हैं और कुछ सेल्स निकलती रहती हैं, है ना? तो वो तो नॉर्मल है। कभी कभी क्या होता है बेटा, सेल डेथ होती है ना? कैसे, यही तो हम बात कर रहे थे, इसको ही कहते हैं। डेफिनेशन आएगी व्हेन द सेल्स आर नो लॉन्गर नीडेड, जब नीड नहीं है, और बिकम्स अ थ्रेट टू द बॉडी, दे अंडरगो अ सेल डेथ, राइट? सेल डेथ और एपोप्टोसिस। ठीक है, डेफिनेशन है, इतना काफी है आपके लिए, समझ आ जाएगा आपको। अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द सेल डेथ occurs in the tissues that are being reformed during the development. डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय की बात है। Even in the adult humans, billions of the cells die. Each are in the body. Example, bone marrow, and are replaced by the new cells. बनती रहती है cells, change होती रहती है। Cell death, however, is normally balanced with the formation of new cells in the healthy adults. Otherwise, the body's tissue would shrink or grow excessively. तो यहाँ पर ये दो कह सकते हैं टर्म दे रखे हैं आपके लिए। अ कंडीशन इज दिस द श्रिंकेज ऑफ अ टिश्यू अकर्स ड्यू टू द लॉस इन द सेल साइज। सेल के साइज में और सेल के नंबर में अगर लॉस हो रहा है तब इसे हम क्या कहते हैं, इज नोन एज एट्रोफी। इट रिजल्ट फॉर द नॉर्मल एजिंग एज वेल एज डिसफंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, और दूसरा दिया उन्होंने नेक्रोसिस। इट इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर premature death of the tissue due to trauma, toxins and infection. राइट बेटा? इसके बाद यहाँ पर कुछ सेल से रिलेटेड फैक्ट हैं, ये हम पढ़ चुके थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। फैक्ट अबाउट सेल, सेल का ही चैप्टर है हमारा तो हम इजीली कर सकते हैं इसको बेटा। स्मॉलेस्ट सेल वी नो, मैंने आपको बताया था, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रोजैक सेल, longest cell of the living world and animal, nerve cell, you know, starting में मैंने भी आपको जब नोट्स पे तब बताया था ना। and the largest plant cell, Estrobolaria, algae है। longest plant cell, phloem fiber, smallest virus, foot and mouth virus, disease virus we can say, largest virus, influenza, smallest cell organelle, ये ध्यान रखना, अभी हमने पढ़ा था राइबोसोम्स। ठीक है, largest plant cell organelle, vacuole, and the largest animal cell organelle, nucleus। याद रहेंगे ना, largest animal cell organelle
सबसे बीच में मिडिल में यही दिखाई देता है। एनिमल सेल लिखा है न्यूक्लियस के लिए, और अगर ये प्लांट सेल होता तो हमने क्या लिखा है, वैक्यूल। ये दोनों चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हैं डायग्राम के साथ, क्योंकि बनाते समय जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ये चीजें आपको स्पेशल ध्यान रखनी है बेटा, कि अगर आप प्लांट सेल बना रहे हैं तो वैक्यूल बड़ी होंगी, और अगर आप एनिमल सेल बना रहे हैं तो न्यूक्लियस को हमें बिग रखना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा सेंटर में। स्पेशल थिंग्स है आपके लिए, बिल्कुल आप केवल देखकर ही समझ जाएं कि ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल, बिल्कुल दूर से देखकर ही पता चल जाता है, शेप के साथ, ऑर्गेनेलीज के साथ, ये हम क्लियर एक बार में समझ जाते है ना। तो लार्जेस्ट प्लांट सेल के साथ हमने क्या देखा था कि वैक्यूल्स होंगी बड़ी, और लार्जेस्ट एनिमल सेल में हमने क्या देखा बेटा, न्यूक्लियस होगा सेंटर में, और सबसे बिग ऑर्गेनेली होगी, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली, राइट बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनेली, सबसे ज्यादा बिजी काम है इसका। क्या कहा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, याद है ना आपको। पावर हाउस का काम तो बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा बिजी है बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम सरफेस एरिया, सबसे ज्यादा एरिया कवर अप करती है। ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑर्गेनेली, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है बच्चा जो सबसे ज्यादा कहना चाहिए, हमने पढ़ा था फ्रेमवर्क बनाती है ना, शेप एंड सपोर्ट। अब कुछ याद आ जाएगा आपको, तो वो थी क्या, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल को सपोर्ट देती है ना, शेप देती है, तो वो ऑक्यूपाई करती है सारा एरिया किसी भी ऑर्गेनेली के लिए, मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर अप करती है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल है, ऑर्गेनेली नहीं है अभी, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ओवम, एग सेल कहते हैं द फीमेल, सेक्स सेल के अंदर ही आती है बेटा, और दिस इज द ओवम। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज स्पर्म इन द मेल, ठीक है। तो ये दोनों नेम्स आपको क्लियर है, ये सारी फैक्ट्स आपको पता है, ठीक है। तो अब इसके साथ यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, आपको मैं अपलोड कर दूंगी ये सब कुछ एक पोर्टल पर, ठीक है बेटा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, हाँ अनुष्का, यस बेटा, आई एम कमिंग टू यू नाउ, एक सेकेंड।